चलिए, आज बंधन सभी को। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास की, जो स्पेशल क्लास होने वाली है। हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी के साथ घिरे हुए होते हैं। पता नहीं किस किस तरह की नेगेटिव एनर्जी हमारे सराउंड्स में होती है, और जैसे ही हम अपने जीवन में अपनी एनर्जी को डाउन करते हैं, सडनली ये एनर्जी हम पर अटैक करती है। और हम पे अटैक करने के बाद फिर हम इसके पंजे में, इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और जैसे हम इसकी गिरफ्त में आते हैं, तो फिर जो भी काम हमारे लाइफ में होता है वो हम नहीं कर रहे होते, वो एनर्जी हमसे करवा। हम चाहते हैं अच्छा करना, लेकिन हम कुछ बुरा कर देते हैं। हम चाहते हैं लोगों का भला करना, लेकिन हम कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के साथ अच्छे से रहना, खुशियों के साथ रहना, बहुत अच्छे से सुकून से जीना अपनी फैमिली के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़े हम अपने परिवार वालों के साथ नहीं करते हैं। यस और नो? और आप में से जितने लोग मैरिड हैं सब जानते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहते हो, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़े आपके हस्बैंड के साथ ही करते हो। ऐसा ही है ना? मतलब आपके मन में एक विचार तो होता है कि नहीं, मुझे अच्छे से रहना है, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात आती है और आप उस बात पे लेकर के झगड़े शुरू कर। वो झगड़ा आपकी तरफ से हो रहा है या उधर की तरफ से हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि लाइफ में झगड़े हो जाते हैं, उस सिचुएशन में, उस पॉइंट पे झगड़े हो जाते हैं। यस और नो? अगर यस है तो ऐसा कर देंगे, और अगर नो है तो ऐसा कर देंगे। पता लग जाएगा। एटलीस्ट आप लोग जवाब तो नहीं दे सकते, तो ऐसा कर सकते हैं, यस मतलब ऐसा और नो मतलब ऐसा, तो पता लग जाएगा। यस, थैंक यू। तो आज हम लोग जो स्पेशल क्लास में जानने वाले हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। बहुत सारी क्लासेस में इसके बारे में हम लोगों ने बात भी की है, और बहुत सारी चीजें हमने जानी भी हैं। और अपने जीवन से उस एनर्जी को रिमूव करने के लिए हमने कई सारी क्लीनिंग प्रोसेस भी की। कर्मा क्लीनिंग 1, कर्मा क्लीनिंग 2, फिर कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। कई सारी चीजें की, कई सारी प्रोसेस की, एडवांस लेवल तक भी आ गए। अब इससे भी एडवांस आगे जाएंगे। तो लेकिन एक और चीज हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, और वो है हमारे पितृ। वो है हमारे मित्र। ये जो 15 दिन होते हैं ना, हमारी लाइफ के हर साल जो आते हैं, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से हमारे जीवन में फेस्टिवल होता है ना, रक्षाबंधन का फेस्टिवल, होली का फेस्टिवल, दिवाली का फेस्टिवल, ये जैसे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ये 15 दिन हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहते हैं कि जिसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जब तक उसको गयाची नहीं जाते हैं उनको लेकर के, और वहां उनको तर्पण नहीं कर देते, वहां पिंडदान नहीं कर देते हैं, तब तक वो सोल तो आपके आसपास रहती है, आपसे मिलती है। और आप उसके नाम पे हर अमावस्या पे खाना निकालना, भोजन कराना पुरोहितों को, और ब्राह्मणों को भोजन कराना, और ये दान दक्षिण सब करते रहते हैं। लेकिन जब वहां जाने के बाद लोग तर्पण करके आ जाते हैं, तब भी उसके बावजूद भी साल के जो 15 दिन, वो आपके पूर्वज, वो आपसे कनेक्ट होते हैं। इन 15 दिनों में वो आपसे कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ है, मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 और किसी के 5। आपके बच्चे बड़े हो गए और आपको लगता है कि यार सारे बच्चे अगर एक साथ मिलजुल करके रहें तो कितनी अच्छी फैमिली हो। यस और नो? यस और नो? उसी तरह से हमारे एंसेस्टर्स भी, हमारे पूर्वज भी, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। उनका जीन्स, उनका डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। वो भी चाहते हैं कि हम उनके जो वंशज हैं, हम सब एक साथ मिलजुल कर। लेकिन हम करते क्या है? हम आपस में झगड़े करते हैं और अलग हो जाते हैं। भाई भाई का झगड़ा हो जाता है और हम लोग दो परिवार में बंट जाते हैं, एक अलग दूसरा अलग। ऐसा ही होता है ना? फिर ऐसा क्या लगता है, अगर आपके बच्चे अलग होंगे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती है? इसी तरह से हमारे पूर्वजों को भी तकलीफ होती
सकती। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, अपने पितरों की बात करने वाले हैं, अपने पूर्वजों की बात करने वाले हैं। पितृ, पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, और हमारी वंशावली यानी हमारे पितरों की जो वंशावली है, हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। हम उनके वंशज हैं, उनकी वंशावली के द्वारा हम उनके परिवार में जन्म लिया है हमने, उनकी अनुमति होने के बाद ही हमारा जन्म हुआ। अगर उनकी अनुमति नहीं होती तो शायद ये सोल इस वंश में जन्म नहीं लेती। बिना पूर्वजों के परमिशन के आप उनके कुल में, उनके वंश में जन्म नहीं ले सकते हैं। तो वो जो वंशावली चली आ रही है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी हमारे पितर हैं ना, आपको पता है कि हर इंसान जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है। आपने अपनी इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी गलतियां की। यस और नो? यस, की है ना? हाँ, सभी लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आपने गलतियां की। वेरी नाइस। तो हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी, जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ होता है। इसी तरह से हमारे पूर्वज जब इस पृथ्वी पर थे, जब वो इस दुनिया में जीवित थे, तब उनसे भी बहुत सारे कर्माज हुए होंगे। जाने अनजाने में उनने भी बहुत सारे कर्मा किए होंगे, जाने अनजाने में उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां भी की होंगी। जाने अनजाने में उन कर्मों को भुगतान, अब जो गलतियां आपके पूर्वजों ने की हैं, वो भुगतान अब हमको करना पड़ता है इस लाइफ में। यस और नो? आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है? आपको पता है कि हाँ, पितृ दोष तो है। कोई है तो हैंड रेस कर सकते हैं जिनको मालूम है कि हाँ, हमारे जीवन में पितृ दोष है। ओके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। क्योंकि वो भुगतान हमें क्यों करना पड़ रहा है, इस बात को समझिए। वो पितृ दोष क्यों आता है, इस बात को समझिए। हमारी ये जो वंशावली है, ये जो वंश चला आ रहा है हमारे पूर्वजों से, उनका ही डीएनए हमारे अंदर मौजूद है, उनका ही जीन्स हमारे अंदर आया है। तो हमारा ये जो कोर्स है और जो हमारा ये ध्यान है, ये उसी को क्लियर करने का है, जो हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमारे अंदर चीजें आ रही है और जो दोष हमें लगा हुआ है, इसको ईश्वर क्लियर करने वाले हैं। इसको मैं या आप क्लियर नहीं करने वाले हैं। ये हम लोग परमेश्वर की, इस यूनिवर्स की मदद से और डिवाइन एनर्जी की मदद से इसको क्लियर करने वाले हैं। जो भी दोष आप सबके ऊपर चल रहा है अपने पितरों से रिलेटेड, पितृ यानी पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उन्हें पितृ कहा जाता है। ये तो सबको पता है कि हमारे पूर्वजों को हम पितृ कहते हैं। लेकिन कौन से वाले? जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अंतरिक्ष में जो प्रभाव, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, अंतरिक्ष में जो प्रभाव आपको आनंद की सभी साधन और स्रोत प्रदान करने के लिए जवाबदेह है, जो आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, आपके जीवन के निर्वाह के लिए इस ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, जिसे पितृ कहा जाता है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें, जो एनर्जी है, जो आपको आनंद के सही साधन प्रदान करती है, स्रोत प्रदान करती है, और उसके लिए जिम्मेदार है कि वो सारी चीजें आपको मिल सके और आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक चीजें आप तक पहुंच सके, आपके जीवन के निर्वाह के लिए भी आप तक चीज, वो सारी ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, किससे? जिसे पितृ कहा जाता है। इसी ऊर्जा क्षेत्र से कनेक्टेड यह ऊर्जा क्षेत्र वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार होता है, और ये ऊर्जा क्षेत्र विवाह और बच्चों के जन्म के संचालन के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब आप सोचिए कि आपके पितरों की अनुमति से ही आपने यहाँ जन्म लिया है। उन्होंने आपको परमिशन दी थी उनके कुल में, उनके वंश में जन्म लेने के लिए, तो वो चाहेंगे ना कि आपकी मैरिज भी हो, यानी आपका विवाह होना चाहिए, और आप उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए भी वो ऊर्जा की, वो एनर्जी की जरूरत है, तो उनका वंश आगे भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने परमिशन दी है। तो यहाँ पर कि आपका विवाह हो और आपके बच्चे भी हो सके, उसके लिए भी ये एनर्जी जिम्मेदार, ये एनर्जी आपको सपोर्ट करती है।
ये आपके पितर आपको सपोर्ट करते हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको प्रदान करते हैं। कौन सा ऊर्जा क्षेत्र? जो पितरों का है, पितरों का ऊर्जा क्षेत्र, यानी आपके पितृ का क्षेत्र, यानी आपके पितरों की जो एनर्जी। ये किन किन चीजों के लिए जिम्मेदार है? आपकी शादी कहाँ होती है, क्योंकि शादी करके जो लड़की उस घर में आती है, या जो लड़की शादी करके इस घर से किसी और के घर में जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं कौन सी एनर्जी काम कर रही है? आपके पितरों की एनर्जी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी वो एनर्जी की जरूरत है, उसको सपोर्ट करने के लिए। और यूनिवर्स में जो चीजें आपको चाहिए, आपको आनंद के लिए, आपको साधन के लिए, आपके अस्तित्व के लिए, आपके जीवन निर्वाह के लिए, उसमें भी आपके पितरों की एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, क्योंकि आपका अब शादी करके या तो आप उस इस घर में आए हैं, आप किसी और घर में पैदा हुए, लेकिन शादी करके आप इस घर में आए, या फिर इस घर की लड़की किसी और घर में गई है शादी करके, तो वो एनर्जी पितरों की वहां कैसे काम करती है? क्योंकि आपका उस घर की में कुछ पिछले जन्म का लेन देन जरूर होगा, इसलिए आप शादी करके उस घर में पहुंचे हैं। अगर पूर्व जन्म का लेना देना नहीं होता तो आप वहां नहीं जाते। यस और नो? सबको पता है, ये जो हस्बैंड है, ये पिछले जन्म में इसने मेरे को तकलीफ दी थी, इसलिए मैं इसका बदला लेने के लिए आई। इतना तो मन में विचार आ ही जाता है। आता है कि नहीं आता? किस किस को आया? जस्ट रेज योर हैंड्स। या देखो अरे, दोनों दो हाथ खड़े हो गए। बोले, कुछ लोगों को तो इसी जन्म में दिया, उनको लगता है कुछ इसी जन्म में तकलीफ दी है, तो अब इस जन्म में बदला लूंगा और अगले जन्म में भी लूंगी, ठीक है। लेकिन आपको इस जन्म में तकलीफ मिली है, वो पिछले जन्म का था। कई जन्म में आपने दी थी, इस जन्म में वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले जन्मों का हमारा लेना देना जरूर रहता है, इसलिए हम उस घर में आते हैं। इसलिए आप शादी करके उस घर में पहुंच गए हैं, आप विवाह करके उस घर में इसीलिए आए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप झगड़ा करके और चीजों को बढ़ाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो सारे कार्मिक रिलेशन जो आपके मौजूद हैं, जो निगेटिव है, उसको क्लियर कर सके। और वो क्लियर होता है जब आपके पितरों की ब्लेसिंग्स मिलती है, और जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, बच्चों का जन्म, बच्चे कैसे रहेंगे, उनका जन्म कैसा रहेगा, वो संतान क्या करेगी, ये भी पितरों की एनर्जी से ही कनेक्टेड। क्योंकि मैंने बताया है कई सारी क्लासेस में कि आपके अंदर जो डीएनए है, आपके अंदर जो जीन्स है, या आपके बच्चे के अंदर जो जीन्स और डीएनए है, वह 7 पीढ़ियों तक के किसी भी पूर्वज का आ सकता है। और ऐसा नहीं कि एक का ही आएगा, कई सारे पूर्वजों का आ सकता है, 7 पीढ़ियों तक का। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने बात भी की थी पेड क्लासेस में, कि वहां पर एक बच्चा जो चोरी करता है, उसके पिता के दादाजी का डीएनए उसके अंदर मौजूद था। पिताजी के दादाजी का, यानी उस बच्चे के परदादाजी का डीएनए उसके अंदर मौजूद था। वो चोरी वाले गुण उसके अंदर आए। तो वो संतान का जन्म, संतान कैसे रहेगी, उसका जन्म कैसा रहेगा, वो संतान क्या करेगी, ये भी पितरों की एनर्जी से कनेक्टेड रहता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये परिवार के सदस्यों को प्यार और समझ से जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कि जैसा मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि आपके 4 बच्चे, और आप चारों बच्चे अगर अलग अलग झगड़ा करके अलग अलग रहना चालू करें, कितनी तकलीफ होगी, होती है ना? जस्ट अगर आप इमेजिन करके देखते हैं, सोच के देखते हैं, तो कितनी तकलीफ होगी। तो वो पितृ, वो आपके पूर्वज, आप उनके वंशज हैं, अगर आपका परिवार साथ नहीं रहता तो उनको भी तो तकलीफ होती होगी। तो परिवार को साथ जोड़ने के लिए उनके अंदर समझ आए, और वो सारे लोग समझदारी के साथ, प्यार के साथ जुड़ करके एक साथ रहें, उसके लिए भी पितरों की एनर्जी काम करती है। लेकिन हम लोग उस एनर्जी से दूर हो जाते हैं, और झगड़ा करते हैं और अलग हो जाते हैं। यानी यहाँ पर भी हमें पितरों की ब्लेसिंग्स काम करती है, हमारे परिवार के साथ रहने के लिए। ये ऊर्जा आपको जीवन में आने वाली हर एक परेशानी से बचने के लिए भी शक्ति देती है। ऐसा नहीं है कि पितरों की सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिलती है। अगर उनकी ब्लेसिंग्स मिलने शुरू हो गई ना आपको, अब जीवन में बहुत तरक्की।
हर एक परेशानी जो जीवन में आने वाली उससे बचने के लिए भी शक्ति देती है एनर्जी। यानी पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। पितरों का आशीर्वाद अगर नहीं होगा तो क्या होगा लाइफ में? जस्ट थिंक, अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तो लाइफ में क्या होगा? और साथ में पितरों की दोष लगा हुआ, कुंडली में पत्रिका में आपको दिख गया कि पितरों का दोष भी लगा हुआ और पितरों की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिल रही है, पितृ ऋण दोष है, तो क्या जीवन में तरक्की हो पाएगी? अनम्यूट करके आंसर दीजिए। नहीं हो पाएगी सर। यस, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यानी पितृ दोष लगा है, पितृ ऋण दोष लगा, तो जीवन में तरक्की नहीं हो पाएगी। फिर वास्तु शास्त्र में वर्णित, जो वास्तु शास्त्र में दिया गया है कि नैऋत्य जो दिशा है, नैऋत्य कोण है, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये आप सबको पता है कि साउथ वेस्ट कहाँ है। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वो आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जिसे नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, वो आपके पितरों का स्थान होता है। उसको हमेशा क्लीन करके रखिए, वो आपके पितरों का स्थान है, साउथ वेस्ट कॉर्नर। और अगर इस क्षेत्र में, अगर उस जगह पर प्रवेश द्वार होता है, यानी आपका एंट्रेंस है, दरवाजा है, तो उस घर में रहने वाले जो निवासी हैं उनका अपने पूर्वजों के साथ संबंध टूट जाता है। अब संबंध टूट जाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पूर्वज चले गए उनके साथ ही संबंध टूट रहा है, उनकी, उनसे तो टूट रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स आना बंद हो जाती है। लेकिन आपके घर में जो लोग रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ नहीं रह पाओगे, आप अलग हो जाओगे। या फिर आपके पेरेंट्स साथ में नहीं है तो आपके बच्चे जैसे बड़े होंगे कुछ दिनों में वो अलग हो जाएंगे, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। आपस में संबंध टूट जाता है, वो अलग हो जाते हैं। और ये क्षेत्र जो है, ये समृद्धि और संतान के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर आपके जीवन में समृद्धि नहीं आ रही है, आपके जीवन में संतान की कमी है, तो यही क्षेत्र जिम्मेदार होता है, जिसको हम साउथ वेस्ट कॉर्नर कहते हैं। यानी पितरों की ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच रही है। और दोनों पर, यानी समृद्धि पर भी और बच्चों पर भी, संतान पर भी बहुत ही प्रतिकूल यानी बुरा असर पड़ता है। अगर यहाँ प्रवेश द्वार है तो ये खराब फाइनेंशियल कंडीशन बनता है आपके जीवन में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जीवन काल को जो आपका लाइफ है ना, आपकी लाइफ को कम कर देता है। इस जगह पे प्रवेश द्वार का होना आपकी लाइफ को कम कर देता है। कम जीवन काल मतलब अल्प मृत्यु। कारण क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपका जीवन काल का समय जो है वो कम हो जाएगा अगर इस दिशा में, इस जगह पर एंट्रेंस होगा तो। पितृ क्या करते हैं? पितृ या तो आपको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, या आपको उनके साथ ले जाते हैं, चलो भाई तुम्हारा समय हो गया, हमारे साथ चलो। यानी जो बात कम जीवन काल की है, यानी जो अल्प समय की बात हम कर रहे हैं, वो यही है कि वो पितृ फिर उनकी ब्लेसिंग्स मिलने नहीं है, फिर वो आपको अपने साथ ले जाते हैं कि ठीक है यार तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमको यह जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ चलो। तो ये जो ऊर्जा क्षेत्र है आपके पितरों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, जो पितरों का स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आपको यहाँ क्या करना चाहिए? अभी जब पितृपक्ष चल रहा है तब साउथ वेस्ट में एक मिट्टी का दिया जरूर जलाए, एक मिट्टी का दीपक जरूर जलाया। मैंने एक दिन और भी शायद बताया था, मिट्टी का दीपक जलाने के लिए सरसों का तेल डाल दीजिए या तिल का तेल डाल दीजिए और एक दीपक जरूर जलाइए साउथ वेस्ट का। जब तक पितृपक्ष है तब तक जलाइए, ऐसा नहीं कि रोज जलाना है आपको। अमावस्या खत्म हो गई उसके बाद जरूरत नहीं है, ये 15 दिन की बात नहीं। ठीक है, ये काम सिर्फ अमावस्या तक ही करना है। और जब तक पितृपक्ष चल रहा है, और कितने बजे चलाना है? लगभग शाम को 6 बजे। सूर्य जब ढलने वाला होता है, सूर्य जब अस्त की स्थिति में आता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, उस समय पे ये दिया जलाना है।
सूर्य अस्त नहीं हुआ, बिल्कुल आखिरी समय की अब बस कुछ ही क्षण लगे और सूर्य अस्त हो जाए, उस समय पे दिया जाता। तो यहां तक तो समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े? किसी की कोई सवाल है तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चंस? यह सबको समझ में आ गया? सर बाती का रहता है, फूल बाती, लंबी बाती, तेल कौन सा? थोड़ा सा तेल। लम, लम, लंबी बाती से तेल सरसों का या तिल का? अब तिल में ये मत पूछना सफेद तिल का या काला तिल का, जो भी नहीं है नहीं पूछ। ठीक है सर। एक और रेमेडी सर आपने लास्ट टाइम बताई थी, वो कैंडल वाली, अगर वो करी है तो भी ये वाली रेमेडी करना है? बिल्कुल करनी है। ठीक है। आपने एक सवाल पूछा था कैंडल को लेकर के, क्या सवाल था? आपने बता दिया था मुझे। ओके, ठीक है। तो यहाँ सारी चीजें आ गई। अब हम जानेंगे कौन कौन से ऋण दोष होते हैं, कितने तरह के ऋण दोष होते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई पितृ ऋण दोष है तो उससे हमें कैसे रिलीज करना है, इसके बारे में भी जान। तो टाइप्स ऑफ ऋण दोष, जो पितृ ऋण दोष है, हम कितने तरह के होते हैं, लेकिन इसके टाइप्स के बारे में कितने तरह के ये जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऋण क्या होता है। जो ऋण है वो क्या होता है, यानी डेप्थ यानी कर्ज। सब जानते हैं ना ऋण के बारे में, इतना ही पता ना। मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई लोन लिया है, कोई कर्ज लिया है, या मान लीजिए कि आपने नहीं लिया, आपके पेरेंट ने लिया, आपके फादर ने लिया, आपके फादर ने कोई लोन लिया, और अगर वो नहीं चुका पाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी? प्लीज आंसर अनम्यूट करके, और बाकी लोग जो कैमरे में बंद हैं, अंधेरे में है, उजाले में आ सकते हैं, उजाले में check कैमरा। हम पे आएगी सर। यस, किस पर आएगी? हम पर आएगी। यानी हमारे पेरेंट्स ने अगर कोई कर्ज लिया है, कोई ऋण लिया है, कोई लोन लिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो हम पर आती है। उनकी प्रॉपर्टी किसको मिलती है? जो उनकी प्रॉपर्टी उनके पास होती है, हमको ही मिलती है। प्रॉपर्टी हमें मिलती है ना, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी हमें ही मिलती है ना। वो जिस तरह से प्रॉपर्टी के आप हकदार हैं, आप जिस तरह से उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, आप कहते हैं ना कि हम हकदार हैं इस प्रॉपर्टी के, इस पर हमारा अधिकार है, इस पर हमारा हक है। पूर्वजों की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर हमारा हक है, यानी आप सबके अधिकार होते हैं, जो भी उस फैमिली के मेंबर होते हैं, सबका अधिकार है। या सुनो, 4 मेंबर है तो चारों का अधिकार होता है। तो आपके पूर्वजों ने जो भी कर्म किए हैं उसके हकदार आप नहीं हो क्या? या सुनो, अनम्यूट करके बताएं। यस सर, 100%। जब हम उनकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, हम उनके कर्मा के भी हकदार हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई लोन लिया और नहीं चुका पा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पर होती है, उनकी कोई प्रॉपर्टी तो उसकी हकदार, उसकी जिम्मेदारी भी हम पर होती है। उसी तरीके से हमारे पूर्वजों ने जो भी कर्मास किए हैं जाने अनजाने में, उसके हकदार भी हम ही हैं। उसका भी हमारे ऊपर, वो भी हम ही अधिकारी है उसके भी। उन्होंने अगर जो भी कुछ बुरे कर्म किए हैं, जान के किया है अनजाने में किया, हमें नहीं पता, हम ऐसा नहीं करें कि जानबूझ कर किया, हो सकता है अनजाने में हो गया, लेकिन अनजाने में जो कर्मांत हुए उसके हकदार भी तो आप ही हैं, क्योंकि आपके ही, आप उनके ही वंशज हैं, आपका अंदर वही जीन्स वही डीएनए मौजूद है। यस और नो? सर मेरा एक सवाल है। यस, पूछिए। सर अभी आपने बताया था कि हम कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, ठीक है, हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें इस सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर पितृदोष है घर में, 6-7 मेंबर फैमिली में है, 6-7 इसका ब्रदर्स वगैरह, अगर हमारे घर में अगर हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है,
ठीक है, हम्म, हमने वो सारी चीजें करने को स्टार्ट कर दिया, हमें वो ऋण लग गया। ठीक है, हम्म, तो अगर कोई और घर का मेंबर हमारी ही हम्म, प्रॉपर्टी में अगर कर्जा ले रहा है, तो उसका दोष हम्म, भी हमें ही लगेगा क्या? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो आपकी, कि इस प्रॉपर्टी हाँ में जी, क्या है, हाँ और जी, वो हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर कर्जा ले रहे हैं, तो उनका उसका ऋण भी दोष हमें भी ही आता है। लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से बात में क्लियर करते तो हैं, थोड़ा सा और आगे इससे चलते कैसे हैं, लोगों को छुटकारा समझते लेंगे हैं। हम? बताता हूँ, छुट ठीक है। तो जो भी जाने अनजाने में उनके द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो गए या ऐसी चीजें हो गई, और जो श्राप या दोष बनकर, पितृ दोष बनकर आपके सामने आया है, क्या उसका भुगतान आपको करना होगा या नहीं करना होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। अधिकारी आप हैं, तो जो श्राप उनका आपके जीवन में आया है, वो दोष जो आपके जीवन में आया, उसका भुगतान कौन करेगा? सोच के जवाब दीजिए। आपको ही करना होगा। अगर आप प्रॉपर्टी के भी हकदार हो, किसी लोन के भी हकदार हो, उसी तरह जो कर्मा जो गलती हुई है उनके भी हकदार आप ही हो, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसको भी आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। वो तो चले गए, उनने बॉडी छोड़ दिया, लेकिन आप अपने जीवन में उन्हीं कर्मास की वजह से तकलीफ झेल रहे हैं। वो पितृदोष इसी वजह से लगा हुआ है, और जो पितृदोष लगा है तो वो ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी आपके जीवन में जब तक वो दोष क्लियर नहीं होगा, यानी वो कर्मास को आप क्लियर। जस्ट थिंक। ओके, इसे क्या कहते हैं? पितृ ऋण दोष। अब ये अलग अलग टाइप के ऋण दोष, जिसे हम कहते हैं पितृ ऋण दोष, ये अलग अलग तरह के ऋण दोष होते हैं। क्या कहते हैं? पितृ ऋण दोष। ओके, तो आपके पूर्वजों ने क्या ऐसे कर्मा किए हैं, और उसकी वजह से क्या ऋण दोष आपकी लाइफ में आया है, और आप कैसे पहचानोगे कि ये ऋण दोष आपको है या नहीं है? लाइफ में आप बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत तकलीफ से लाइफ गुजर रही है आपकी, आप कुछ भी काम करते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ये पहला सिम्टम्स है। आप बस किए जा रहे हो, बहुत सारी चीजें करते जा रहे हो, बट अगर हमें फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये भी ऋण दोष में ही आती है। ये भी एक पितृ ऋण दोष ही है। ओके, कितने तरह के ऋण दोष होते हैं? 9 तरीके के ऋण दोष होते हैं। पितृदोष, 9 तरीके के ऋण दोष, 9 टाइप्स ऑफ ऋण दोष। तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऋण दोष है, ये 9 तरीके के ऋण दोष या उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आप स्ट्रगल किए जा रहे हो, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, कभी कोई काम कर रहे हो, कभी कोई काम कर रहे हो, लेकिन हमेशा लॉस हो जाता है, पैसा आता ही नहीं है, पैसा रुका हुआ है, सक्सेस ही नहीं मिल रही, बस काम हो रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो रही है। तो ये भी एक ऋण दोष का एक पार्ट है। ये एक सिम्टम्स है पहचानने के लिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऋण दोष तो, अपित्रों का ऋण दोष या पितृ दोष तो लगा हुआ है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो 9 तरीके के ऋण दोष हैं, उन 9 तरीके के ऋण दोष में आपके जीवन में कई सारे सिम्टम्स आपको दिखते होंगे। हो सकता है ये वाला ना दिखता, हो सकता है किसी के जीवन में सब काम अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके जीवन में कुछ और पितृ दोष लगा हुआ हो, उसको पता भी नहीं है, क्योंकि कुंडली के बारे में, पत्रिका के बारे में उसने कहीं दिखाया नहीं, उसको पता नहीं है। और जीवन में पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, तो उसको लगता है कि नहीं, बट ऐसा नहीं हो सकता है। वो 9 तरीके के जब पितृदोष आपको पता लगेंगे, और उनकी हर एक पितृदोष में क्या क्या समस्याएं हैं, किस कौन कौन से सिम्टम्स हैं, और उसको फिर कैसे हमको क्लियर करना है, कौन सी ये अमावस्या जो आने वाली है 2 दिन के बाद, कौन सी ऐसी छोटी सी रेमेडीज मैं कर लूं कि मेरे जीवन में वो पितृदोष से मुझे मुक्ति मिलना शुरू हो जाए, पितरों की मुझे ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाए। और अमावस्या के दिन ध्यान करके
मेडिटेशन करके अपने जीवन में, अपने सेल्फ में, अपने डीएनए के अंदर जो हमारे पितरों का जीन्स और डीएनए मौजूद है, उनके अंदर जो कर्मास हमने स्टोर किए हुए हैं, जो ब्लॉकेजेस हमने किए हुए, उसको रिलीज करके अपने पितरों की हम ब्लेसिंग्स लेना चालू करें, ताकि हमारे जीवन को हम बेहतर कर सकें। तो अगर आप भी इन 9 तरीके के ऋण दोष के बारे में जानना चाहते हैं, इन दोषों से फ्री होना चाहते हैं, अपने पितरों की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का जो डीएनए आपके अंदर आया हुआ है, उनके हर एक नेगेटिव कर्मा को रिलीज करके, और ये सारी चीजों के साथ साथ मेडिटेशन द्वारा क्लीनिंग करके आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो 3 दिन की क्लास होने वाली है 12, 13 और 14 अक्टूबर। आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ सीखेंगे कि कैसे उन दोषों से फ्री होना है और अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स कैसे और अपने जीवन में खुशियां लेकर के आना। तो आप सभी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी। अगर आप में से किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 9 तरीके के जो ऋण दोष हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, जो हमारी पेड क्लास होने वाली है। एक एक ऋण दोष के ऊपर और एक एक ऋण दोष को लेकर के उसके क्या सिम्टम्स, उसको कैसे पहचान कि हमारे ऊपर ये वाला ऋण दोष है कि नहीं है, और अगर ये वाला ऋण दोष है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर दूसरा वाला ऋण दोष है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर तीसरा वाला ऋण दोष है तो मुझे उसके लिए क्या करना है। मान लीजिए 5 ऋण दोष आपके ऊपर नहीं है, लेकिन लास्ट के 2 ऋण दोष आपके ऊपर आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे कल और 14 तारीख को मेडिटेशन करें। आप में से किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप में से जो भी लोग इसको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, डिटेल्स ऑलरेडी सारे ग्रुप्स में मौजूद हैं। हर एक ग्रुप में मैंने डिटेल दी हुई है, आपको फिर भी यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप सभी को डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। जो हमारा सर्व पितृ भविष्य ध्यान होने वाला है, कैसे करें अपने पितरों को प्रसन्न, पितृ दोष वंशावली रूपांतरों से पाए मुक्ति, पितृ दोष बाधा निवारण यंत्र और मंत्र, यानी वो यंत्र भी आपको बताया जाएगा और उसका मंत्र भी दिया जाएगा, और अवश्य ध्यान से पितृ दोष को बनाएगा। यानी हमारे जीवन में जो दोष है उसको हमें ब्लेसिंग्स के रूप में लेकर के आना है, और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए सबसे सही समय होता है जब हमारे पितृ हमारे साथ होते हैं। यानी पितरों के ये 9 दिन 15 दिन जो हमारे होने वाले हैं, जिनमें से काफी सारा समय हमारा बीत गया है। अब सिर्फ हमारे पास 3 दिन शेष है, 12, 13 और 14 अक्टूबर, और इन्हीं 3 दिनों में हम लोग वो सारी चीजें करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। 14 तारीख को हम मेडिटेशन करेंगे, और आप में से जो भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप में से किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग्स मिलेगी इसकी बाई चांस कोई मिस यस कर जाता है तो? यस यस यस, ये रिकॉर्डिंग आज रात में ही मैं भेज दूंगा ग्रुप में, सारे ग्रुप में डाल दूंगा। जिन्होंने भी ये वाला पार्ट नहीं सुना है वो रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, अब पितृदोष वाला जो ध्यान करेंगे हम, जो रजिस्टर्ड कस्टमर्स रहेंगे, वो रिकॉर्डिंग उनको अवेलेबल होगी? मैं 2 चीजें बता देता हूँ आपको। जो भी हम पितृदोष से रिलेटेड रेमेडीज के बारे में 2 दिनों में जानेंगे, 12 और 13 तारीख को इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन जो हम ध्यान करने वाले हैं वो ध्यान, क्योंकि अमावस्या का ध्यान है और ये हमारे पितरों की जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर उसको रिलीज करने का है, तो जिस तरीके से हम लोग मून मेडिटेशन एवरी फुल मून पे लाइव करने वाले हैं, उसी तरह से अगले कई महीने तक हम लोग इस मेडिटेशन को भी लाइव करने वाले हैं हर अमावस्या की, ताकि एक बार करके उसको छोड़ना नहीं है। अमावस्या का दिन वो अमावस्या होता है कि जब हमारे पितृपक्ष नहीं भी चल रहे होते हैं, तो भी अमावस्या के दिन कई सारे लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पितरों के नाम पे दान करते हैं और पितरों के नाम पे भोजन निकालते हैं, गायों को भोजन कराते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। यानी अमावस्या का दिन पितरों के लिए माना जाता है अच्छा। यानी क्लीनिंग प्रोसेस अगर हमें करनी, हमारे बॉडी के अंदर जो नेगेटिव कर्मास आए हुए हैं, तो वो मेडिटेशन हम लाइव करेंगे। ठीक है, इस महीने से हम लोग चालू करेंगे और अगले कई महीने तक हम इसको लेकर के जाएंगे लाइव प्रोसेस में। एक बार करके उसको फ्री नहीं करेंगे। तो एवरी अमावस्या पे जो भी रजिस्टर्ड मेंबर होंगे उनको दोबारा इसके लिए इस मेडिटेशन के लिए दोबारा पे फी पेड करने की जरूरत नहीं है।
उनको ये लाइट मिल जाएगा। और फुल मून वाला जो है हम लोग फुल मून, तो इस तरह से हम लोग अमावस्या वाला मेडिटेशन एवरी मंथ और फुल मून वाला मेडिटेशन एवरी मंथ करते हैं। ठीक है।